अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। नावल जाने जागीर की एपिसोड 17 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है एंजल अरूज ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड की तरफ चलते हैं। रात के 2 बज रहे थे और नवाल अपने कमरे में मौजूद आज की शॉपिंग देख रही थी। हर एक सूट को ट्राई करके देख रही थी। इस वक्त भी वो शीशे के सामने लाइट से काम की जामनी फ्रॉक पहने खड़ी थी। ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। घूम के आगे पीछे से देखती हम कलाम हुई जब एकदम से हल्के से ठक ठक की आवाज़ आई, जिसमें वो बुरी तरह चौंकी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? डर के मारे एक जगह साख्त खड़ी इधर उधर नज़रें घुमाकर देख रही थी, मगर उसे समझ न आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है तो कौन है। इधर उधर देखती कांपती आवाज़ में पूछा, मगर कोई जवाब नहीं आया। बस मुसलसल ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। डर के मारे जल्दी से बेड पे जाके बैठी, जब अचानक ही वो आवाज़ आना बंद हो गई। मगर अगले ही पल फ़ोन की आवाज़ पे वो बुरी तरह उछली। आगे हाथ करते बेड पे पड़ा फ़ोन उठाया तो हसाम की कॉल आते देख फ़ौरन कॉल रिसीव की। हेलो हसाम, मेरे कमरे में कोई आ गया है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है। कॉल रिसीव करके फ़ोन कॉल पे लगाती तेज़ी से बोली, कोई नहीं आया, मैं आया हूँ। कब से बालकनी का दरवाज़ा बजा रहा हूँ, मगर मजाल है जो तुम खोल दो। दूसरी जानिब से हसाम आहिस्ता आवाज़ में बोला तो नवाल ने फ़ौरन बालकनी के दरवाजे की तरफ जाते ग्लास डोर के आगे से पर्दे हटाए तो सामने ही फ़ोन कान से लगाए हसाम खड़ा था। नवाल को देखते फ़ोन बंद करते हसाम ने दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, जिस पर नवाल ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। इतनी आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा बजाने की क्या ज़रूरत थी? डरा ही दिया मुझे। हसाम के कमरे में दाखिल होते ही शुरू हो गई, जी मैडम साहिबा सही कह रही हैं आप, ज़ोर ज़ोर से बजाना चाहिए था ताकि पूरी हवेली जमा होती। अच्छा था फिर इन लोगों से भी मिल लेता। हसाम ने उसकी बात पर चिढ़ते हुए कहा तो नवाल खिफ्त से सर झुका गई। क्या हुआ, अब कुछ नहीं कहोगी? थोड़ा सा झुकते हसाम ने नवाल के झुके चेहरे को देखा, जिस पर वो मुंह बना गई। अच्छा बस ये बताएं, इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? नवाल ने जल्दी से बात बदली। तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ अपनी शादी की। हसाम सुकून से बेड पे आके लेटा। अरे हाँ, मुझे भी तो देनी थी अपनी शादी की मुबारकबाद। नवाल बेड के कोने पे टिकी। किससे हो रही है तुम्हारी शादी? हसाम कोहनी के बल लेटते शरीर लहजे में बोला, है एक शहजादों जैसी शान बान रखने वाला मेंढक। नवाल आंखें घुमाती शरारत से बोली तो हसाम एकदम सीधे होके बैठा। क्या तुमने मुझे मेंढक कहा? उसने सदमे से आंखें फाड़े पूछा। अरे मैंने आपको कब कहा? मैंने तो अपने होने वाले शौहर को कहा है। नवाल मुस्कुराहट रोकते मसनूई हैरत से उसे देखने लगी। तो तुम्हारे होने वाला शौहर मैं ही हूँ। हसाम ने घूरा, जिस पे नवाल ज़ेरे लब मुस्कुराई। अरे फिर तो मैंने गलत बताया आपको। आपके अंदर तो शहजादों जैसी कोई शान बान ही है ही नहीं। वो दुख से दाएं बाएं सर हिला के बोली तो हसाम का मुंह खुला। नवाल, उसने सदमे से उसे देखा तो नवाल की हंसी छूट गई। मजाक कर रही हूँ मैं? उसे हंसते देख हसाम के लबों को मुस्कुराहट छू गई। कितने वक्त बाद हसाम ने नवाल को यूं हंसते देखा था। उसके चेहरे पर जो खुशी उसे देख रही थी वो हसाम को सुकून बख्श रही थी। क्या हुआ? हंसी रोकते खुद को मुस्कुरा के तकते देख हसाम से पूछा तो वो धीरे से नफ़ी में सर हिला गया। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हारी हंसी हमेशा कायम रखे और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रखने की, तुम्हारी हंसी को बरकरार रखने की। हसाम ने मुस्कुराकर कहा तो नवाल की मुस्कुराहट गहरी हुई। नवाल, मैं समझता था ये सब बहुत मुश्किल होगा, मगर जितनी आसानी और जल्दी ये सब हुआ है मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। हसाम खुशी से बोला। सुबह जब भाई ने बताया तो यकीन तो मुझे भी नहीं आया था। मुझे तो लगा था कि आपके घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। नवाल पूरी तरह उसकी जानिब घूम के बैठी। मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर जब दादा जान ने उठ के राइद को गले लगाया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही थी। और राइद को तो मैं मगरूर समझता था, मगर उसने मुझे गलत साबित कर ही दिया। अपनी बहन की खुशियों के लिए ना सिर्फ उसने माफ़ी मांगी बल्कि हाथ भी जोड़े। हसाम के इंकशाफ पे नवाल की पूरी आंखें खुली। क्या वाकई भाई ने हाथ जोड़े थे? नवाल के बेयकीनी से पूछने पे
हसाम ने हाँ में सर हिलाया तो नवाल की आंखों में नमी तैर गई। भाई ने मेरी वजह से पूरी बात होने से पहले ही वो रो दी, जिस पर हसाम ने मुस्कुराकर गहरी सांस भरी। उसने साबित किया है कि वो एक अच्छा भाई है। उसने झुक के ना सिर्फ दुश्मनी ख़त्म की है बल्कि हमें भी मिलाया है, और राइट का ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। वो धीमा सा मुस्कुराया। अच्छा यार, अब तुम रो नहीं, मैं तुम्हें यहाँ रुलाने नहीं आया था। बेआवाज़ आंसू बहाती नवाल को देखते बेचारगी से बोला तो नवाल ने अपनी आंखें साफ की। अब ठीक है। वैसे इतनी रात में नया सूट पहन के कहाँ जा रही थी? हसाम ने एक नज़र उसके सूट पे डाली। आपको कैसे पता कि ये नया है? नवाल अपना रोना भूलती आंखें छोटी किए उसे घूरने लगी। उस पे प्राइस टैग जो लगा हुआ है। हसाम उसके गले की जानिब इशारा करके बोला तो वो गले के साथ लगे प्राइस टैग देखती सर हिला गई। टाइम देखा है? नवाल की नज़र घड़ी पर गई तो उसने संजीदगी से पूछा। हाँ, 2:30 बज रहे हैं। हसाम के सुकून से जवाब देने पे नवाल ने उसे घूरा। 2:30 नहीं बज रहा, रात का 2:30 बज रहा है, इसलिए अब आपको जाना चाहिए, नवाल ने रुसान से समझाया। तो क्या हुआ? कौन सा ज़्यादा टाइम हुआ है? चला जाऊंगा आराम से। हसाम ने लापरवाही से कंधे उचकाए तो नवाल ने अपना माथा पीटा। ओफो हसाम, बहुत रात हो चुकी है और इस वक्त आपका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर कोई आ गया तो? नवाल को एकदम परेशानी लाहक हुई। सब अपने अपने कमरों में सुकून से सो रहे हैं, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से कहते हसाम बेड पर ठीक से लेटा तो नवाल फौरन खड़ी हुई। चले, बहुत हो गया, अब जाएं यहाँ से, संजीदगी से उंगली दिखा के बोली। क्या तुम मुझे अपने कमरे से भगा रही हो? हसाम थोड़ा सा उठते उसके संजीदा चेहरे को देखते इस्तफसार करने लगा। हाँ, नवाल ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया तो हसाम गहरी सांस भरते खड़ा हो गया। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि मेरी होने वाली बीवी, मेरी मोहब्बत मुझे अपने कमरे से भगा रही है। हसाम ने मसनूई दुख चेहरे पर सजाए ड्रामाई अंदाज में कहा। जी, मैं आपको भगा रही हूँ, और ख़बरदार जो अब आप दोबारा यहाँ आए तो। शादी में कुछ ही दिन हैं, फिर तो वैसे भी मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊँगी, इसलिए अब यूँ चोरी छुपे हवेली आने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? नवाल ने डांटा, जिसे हसाम ने मासूम बच्चों की तरह सर झुकाए सुना। लेकिन इतने दिनों तक तुम्हें देखे बगैर कैसे रहूँगा? हसाम ने फिक्रमंदी से कहा। मैं तस्वीर भेज दूंगी, मगर अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ओके? उसने तायीद चाही, जिस पे ना चाहते हुए भी हसाम ने अस्कात में सर हिला दिया। गुड, अब जाएं, अल्लाह हाफिज़। नवाल ने मुस्कुराते हुए हाथ हिला के कहा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, मुस्कुरा के कहते हसाम जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से ही वापस चला गया। नवाल अच्छे से बालकनी का दरवाज़ा बंद करती सूट चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। रोज़ की तरह आज भी आयला की आंख फजर के वक्त खुल गई थी। वो राइद की बाहों में पूरी तरह से कैद थी। उसने मुस्कुरा के गर्दन उठा के राइद को देखा और फिर धीरे से अपनी कमर के गिर्द लिपटा उसका हाथ हटाने लगी। राइद जागे ये ना, इसलिए वो बहुत एहतियात से हाथ हटा रही थी, लेकिन फिर भी राइद की आंख खुल चुकी थी। क्या हुआ जाना, तुम ठीक हो? राइद ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। जी, हम ठीक हैं, नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने जाना है। आयला ने माथे पर बिखरे उसके बालों को पीछे किया। राइद ने उसे अपने हिसाब से आज़ाद किया तो वो उठती बेड से उतरी। आप भी नमाज पढ़ लें। उसको फ़ोन चेक करते देख आयला ने प्यार से कहा, जिस पर राइद एक नज़र उसके चेहरे को देखता वापस नज़रें फ़ोन की जानिब कर गया। राइद, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, जबकि आपने हमें बताया था कि बचपन में आप अपनी मम्मा के साथ नमाज पढ़ा करते थे, तो अब क्या हुआ? आयला ने उलझ के सवाल किया, जिस पे राइद उसे देखता थोड़ा सा उठ के नीमदराज हुआ। कल के मासूम और आज के गुनाहगार में बहुत फ़र्क है जाना। आज का गुनाहगार किस मुंह से रब के सामने जाए, किस मुंह से तौबा करे? राइद थके हुए लहजे में कहता आंखें बंद कर गया। रब ये नहीं देखता कि कौन कितना गुनाहगार है, बल्कि रब तो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है, और जब कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो रब ताला उसकी
तौबा कबूल भी करता है, सजदे करने की तौफीक भी देता है, मगर उसके लिए भी तो इंसान को पहल करनी होती है, गुनाहों से किनारा करके उसकी तरफ लौटना होता है। बस एक बार सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और वो आपको थाम लेता है। आयला ने मुस्कुराते लहजे में नरमी से समझाया तो राइड ने आंखें खोल के उसे देखा जो उसके सामने ही खड़ी थी। वक्त निकल रहा है, तुम नमाज पढ़ लो, राइड स्पाट अंदाज में कहता वापस आंखें मूंद गया तो वो गहरी सांस भरती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो वजू करके आई जब भी राइड वैसे ही बेड पर नीम दराज आंखें मूंदे लेटा हुआ था। आयला बगैर उसे कुछ कहे बाएं जानिब दीवार के साथ बनी कैबिनेट पर रखी 2 जाए नमाज में से एक निकालती, वहीं कैबिनेट के आगे बिछाती नमाज शुरू कर गई। वो पूरी तरह अपनी नमाज में मशगूल थी, इर्द गिर्द का होश भुलाए पूरी तवज्जो के साथ नमाज अदा कर रही थी। आखिरी रकात पढ़कर जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसकी नज़र सीधे अपने बराबर में नमाज पढ़ते राइड पे गई। उसे एकदम खुशगवार हैरत हुई। सर पर रुमाल बांधे वो नमाज पढ़ते हुए बहुत पुरकोशिश लग रहा था। वो मबहूत सी उसे तक रही थी जब राइड ने सलाम फेरते उसकी जानिब मुस्कुरा के देखा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता नमाज पढ़कर मुझे कितना सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है मेरी सारी थकन उतर गई है। मुझे अफसोस हो रहा है मैं इतने सालों से इस सुकून से महरूम रहा। मैं ऐसे ही मामा के साथ उनके बराबर बैठ के नमाज पढ़ा करता था और आज तुम्हारे साथ नमाज पढ़कर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मामा वापस आ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत खुश हैं मुझसे। राइड ने जज्ब के आलम में ऊपर की जानिब देख के कहा, वाकई वो आपसे बहुत खुश होंगी, आयला ने आसुदगी से कहा तो राइड ने गहरा सांस भरते आंखें बंद करके खोली और फिर दोनों ने दुआ मांगी। एक ने जहां ढेर सारा शुक्र अदा किया, वहीं दूसरे ने अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ शुक्र भी अदा किया। दुआ मांग के दोनों चेहरे पर हाथ फेरते उठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे राह रास्त पे लाने का, मुझे गुनाहों की दलदल से निकालने का, बहुत शुक्रिया। राइड ने आगे बढ़ गए। आयला के माथे पे मोहब्बत की मोहर सब की, जिस पर वो मुस्कुरा दी। अच्छा मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो, मुझे एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है। जाए नमाज फोल्ड करती आयला से बोला तो आयला हैरत से उसकी जानिब पलटी। इस तरह अचानक उसने कुछ परेशानी से पूछा। अचानक नहीं, मुझे आज ही जाना था, मैं बस बताना भूल गया था, राइड ने वजाहत दी, जिसको समझते हुए आयला हाँ में सर हिलाती अलमारी की जानिब बढ़ गई। कितने सूट पैक करने हैं? अलमारी खोले 2-3 सूट बाहर निकालते पूछने लगी। कर दो 3-4। राइड अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेक करते बोला तो आयला नासमझी से उसकी जानिब पलटी। 3-4 कितने दिनों के लिए जा रहे हैं आप? कुछ कह नहीं सकते, 3 दिन भी लग सकते हैं और 4 दिन भी, राइड मसरूफ़ अंदाज में बोला। वैसे कब जाना है? उसे बैठ के आगे खड़े फ़ोन में मसरूफ़ देख आयला ने फिर सवाल किया। अभी 1 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। राइड ने फ़ोन से नज़रें उठा के आयला की जानिब देखा, जिसके चेहरे पे उसकी बात सुनने के बाद उदासी छा गई थी। अच्छा, वो धीमी आवाज़ में कहती, बेदिली से वापस अलमारी की तरफ घूमती उसके कपड़े निकालने लगी। उसका बुझा चेहरा देखते राइड उसकी जानिब बढ़ा। जाना मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं है तुम्हें छोड़ के जाने का, मगर नवाल की शादी होने वाली है, 100 काम होंगे, शादी की शॉपिंग है, इसलिए तुम्हें साथ नहीं लेकर जा रहा, वरना तुम जानती हो अब तुम्हारे बगैर मेरा एक पल भी गुजारा नहीं होता। राइड उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते मोहब्बत से बोला, कोई बात नहीं, 4 दिन की तो बात है, बस आप आराम से जाएं। अलमारी से बैग निकालती आयला ने नरमी से कहा, तुम्हारे लिए 4 दिन है, मगर मुझसे पूछो, मुझे अभी से ये 4 दिन 4 सदियों जैसे लग रहे हैं। कैसे रहूँगा मैं तुम्हारे बगैर? राइड उसका रुख अपनी जानिब करते मुंह बनाए बोला तो आयला ने मुस्कुरा के एक हाथ से उसका चेहरा छुआ। मैं आपसे दूर थोड़ी हूँगी, मैं तो आपके दिल में हूँ, सो जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं भी आपके साथ ही रहूँगी। आयला ने उसे तसल्ली दी, जिस पर राइड अपने लब नरमी से उसके गाल पर रखे। बहुत मिस करूँगा तुम्हें। नरमी से दोनों गालों को छूते उसके माथे से माथा टिका गया। मैं भी, आयला ने सरगोशी की, जिस पे राइड उसे अपने सीने में भेज गया।
अगर नवाल की शादी ना होती तो वो आयला को कभी ना छोड़ के जाता। नवाल की शादी में दिन कम थे और नूर बेगम की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो नवाल के साथ शॉपिंग पे जा नहीं सकती थी। और एमल, वो तो खोई खोई रहने लगी थी, इसलिए राइद आयला को नवाल की हेल्प के लिए छोड़ के जा रहा था। वरना 4 दिन आयला से दूर रहना उसे दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे और कुछ ही देर बाद सब नाश्ते के लिए जमा होने वाले थे। इससे पहले एमल राइद से बात करना चाहती थी। वही था जो उसकी मदद कर सकता था जजलान से उसकी जान छुड़ाने में। एमल दुपट्टा दुरुस्त करते एक नज़र बेड पर सोए जजलान पे डालती बाहर निकल गई। रात जजलान किस वक्त आया उसे पता ही नहीं चला। वो रोते रोते ऐसे सोई कि उसकी आंख फिर सुबह ही खुली। मगर जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पे थी। उसे ये समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा कि वो यहाँ कैसे आई है, मगर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था जजलान पे। उसका रात का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। अपने कमरे से निकलकर वो सीधा आयला के कमरे की जानिब आई थी। कमरे के बाहर पहुंचकर जैसे ही उसने दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ उठाया ही था, वैसे ही दरवाज़ा खुल गया। अरे एमल, तुम यहाँ? दरवाज़ा खोलते सामने खड़ी एमल को देख आयला ने खुश इखलाकी से पूछा। जी, वो मुझे राइद भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। एमल ने अपने आने की वजह बताई। राइद तो नहीं है क्या? भाई आज जल्दी ऑफिस चले गए? एमल ने बेचैनी से पूछा। वो ऑफिस नहीं गए, बल्कि किसी मीटिंग के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हैं। आयला के बताने पर एमल ने गहरा सांस भरा। ओह अच्छा, कब तक वापस आएंगे? एमल ने परेशानी से पूछा। 3-4 दिन बाद। आयला के बताने पे एमल को फिक्र ने आ घेरा। राइद 3-4 दिन के लिए बाहर चला गया था और वो एक दिन भी और जजलान के साथ रहना नहीं चाहती थी। अब वो करे तो क्या करे? अगर वो खुद से कुछ करती तो मुमकिन था जजलान फिर से बीच में आ जाता, इसलिए उसे अब राइद का ही इंतज़ार करना था। क्या हुआ एमल, कोई परेशानी है क्या? उसका परेशान चेहरा देखते आयला ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं भाभी, एमल ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उससे मुस्कुराया भी नहीं जा रहा था। एमल, अगर कोई बात है तो तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। आयला ने अपनायत से उसके कंधे पे हाथ रखते कहा, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराई। भाई आ जाए, फिर साथ ही बताऊंगी, एमल ने नरमी से कहते जैसे बात ही ख़त्म की। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो नाश्ता करते हैं, मज़ीद बात को खरीदने के बजाय, आयला मुस्कुरा के कहती उसको साथ लिए नीचे की जानिब बढ़ गई। सब टेबल पर नाश्ते के लिए मौजूद थे, सवाए जसलान के, जो अब तक सो रहा था। चारों ख़वातीन हल्की फुल्की हंसी मजाक के साथ नाश्ता कर रही थीं जब तुराब खान टेबल पर आए। राइद कहाँ है? तुराब खान एक नज़र टेबल पर घुमाते हुए आयला से मुखातिब हुए। वो जानते थे राइद जा चुका है। इन्हें अपने पुराने वफादार मुलाजिम, जो ज़्यादातर उनके साथ ही रहता था, वो बता चुका था, लेकिन फिर भी वो एक बार आयला से कंफर्म करना चाहते थे। जी, वो सुबह ही चले गए थे। आयला एक नज़र इन्हें देख के बोली। कब तक वापस आएगा? तुराब खान ने फिर से आम से अंदाज में पूछा। 3-4 दिन बाद। एक बार फिर नरमी से जवाब देती आयला अपने नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हो गई। तुम लोगों के मोबाइल कहाँ हैं? तुराब खान गिलास से जूस का एक घूंट भरते बोले तो सबने चौंक के उनकी जानिब देखा। कमरों में होंगे, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? नूर बेगम ने नासमझी से जवाब देते साथ सवाल भी किया। अभी लेके आओ। तुराब खान के हुक्मिया लहजे पे वो लोग एक दूसरे को नासमझी से देखती उठ के अपने अपने कमरों की जानिब बढ़ गईं, जबकि एमल वहीं बैठी थी। तुम फिर फ़ोन लेने नहीं जाओगी? तुराब खान ने तिरछी नज़रों से नाश्ते की प्लेट पर झुकी एमल को देखा। मेरे पास फ़ोन नहीं है, एमल ने स्पाट अंदाज में बगैर सर उठाए जवाब दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास फ़ोन ही ना हो? तुराब खान ने मशकूक नज़रों से उसे देखते हुए कहा, जिस पर एमल ने सर उठाकर उन्हें देखा। आपके बेटे की ही करम नवाजी है, वो सर झटक कर कहती वापस नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुई। क्या मतलब? उन्होंने नासमझी से पूछा। अब आपको क्या बताऊं, आप तो खुद अपने बेटे की तरह हैं। बल्कि नहीं, आपका बेटा खुद आपकी तरह है। वो इस वक्त किसी बहस के मूड में नहीं थी, इसलिए उनकी बात नज़रअंदाज करते मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। इतनी देर में नवाल, आयला और नूर बेगम
तीनों फ़ोन हाथ में पकड़े वहाँ आईं, जिन्हें देखते तुराब खान ने अपने ख़ास वफादार आदमी को आवाज़ लगाई। वासिफ। उनकी एक आवाज़ पे ही वासिफ उनके सामने हाजिर हुआ, जिसके आते ही आयला ने चेहरे के आगे दुपट्टा कर लिया। वासिफ, सारे मुलाजिमों को यहाँ जमा करो फ़ौरन, एक भी मुलाजिम रहना नहीं चाहिए। तुराब खान के हुक्म पर वो जी कहता जल्दी से सारे मुलाजिमों को बुलाने चला गया। तुराब खान की ये कार्रवाई सभी हैरत और नासमझी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करने क्या वाले हैं। अंदर से सबके दिल डर रहे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे मुलाजिम डाइनिंग रूम में मौजूद अदब से सर झुकाए खड़े थे। वासिफ, सबके फ़ोन ले लो। तुराब खान के अगले हुक्म पे सबको झटका लगा, जबकि वासिफ आगे बढ़ते सबके फ़ोन लेने लगा। मगर क्यों? नूर बेगम ने हैरत से इस्तफसार किया। पहले फ़ोन दो, फिर बताता हूँ। तुराब खान के सुकून से कहने पे नूर बेगम खामोश हो गई। अगर किसी के पास 2 फ़ोन हैं तो अभी बाहर निकाल दो, तुराब खान ने करकत लहजे में कहा। जिस पर जिन मुलाजमों के पास भी 2 फ़ोन थे, उन्होंने खामोशी से दूसरा फ़ोन निकालते वासिफ को दे दिया। वासिफ, अब जब तक मैं नहीं कहता ये सारे फ़ोन तुम अपने पास ही रखना। जब तक मैं नहीं कहता किसी को भी फ़ोन 1 मिनट के लिए भी देने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? तुराब खान ने सख्ती से समझाया, जिस पर वो जी साहब कह गया। अब तुम सब जा सकते हो। तुराब खान सब मुलाजमों को वहाँ से भेजते घर वालों की तरफ मुतवज्जो हुए। आप ये क्या कर रहे हैं? नूर बेगम ने घबराते दिल से पूछा। कल नवाल का निकाह है मेरे दोस्त के बेटे के साथ, तैयारी कर लेना, ज़ोहर के बाद है निकाह। तुराब खान सबके सरों पर बम फोड़ते जूस का गिलास ख़त्म करते डाइनिंग रूम से निकल गए। उनके बाहर निकलते ही नूर बेगम सख्ते से बाहर आती उनके पीछे भागी, जबकि नवाल तो वहीं ढह सी गई थी, जिसे आयला और एमल ने सहारा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? राइद ने नवाल की शादी तय कर दी है, आप कैसे उसका निकाह किसी और से करवा सकते हैं? नूर बेगम परेशानी से उनके पीछे आते बोली। हैदर शाह के यहाँ अपनी लड़की देके मैं कभी उसके सामने नहीं झुकने वाला। तुराब खान रुकते एक तेज़ नज़र उन पर डालकर बोले, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये रिश्ता राइद ने किया है। जब उसे पता चलेगा कि आपने नवाल का ज़बरदस्ती कहीं और निकाह करवा दिया है तो वो घर छोड़ के चला जाएगा। नूर बेगम ने उन्हें समझाना चाहा। राइद यहाँ नहीं है और उसके आने से पहले पहले नवाल का निकाह हो भी जाएगा, बाकी बात में उसे खुद देख लूँगा, मैं सब संभाल लूँगा। तुराब खान सुकून से कहते बगैर उनकी सुने बाहर की जानिब कदम बढ़ा गए। वो आज ही जाके अपने दोस्त से निकाह की बात करने वाले थे। उनके दोस्त ने कुछ दिन पहले ही नवाल का रिश्ता मांगा था, जिस पे वो सोच भी रहे थे, मगर राइद बीच में आ गया था, जिस वजह से इन्हें खामोश होना पड़ा था। वो राइद के आगे बिल्कुल बेबस हो जाते थे। बेटों में उनकी जान बसती थी और राइद तो सारी जिंदगी उनसे खफा ही रहा था, इसलिए वो उसके आगे कुछ नहीं कहते थे ताकि वो इनको वापस अपना ले। लेकिन अपने दुश्मन के यहाँ अपनी लड़की की शादी करना ये इन्हें हरगिज़ गवारा नहीं था। लेकिन राइद की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, मगर अब वो नहीं था तो यही मौका था नवाल की कहीं और शादी करवाने का। इसलिए उन्होंने सबके फ़ोन भी पहले से ही ले लिए थे कि कोई राइद को ना बता सके, वरना अगर ये बात राइद को पता चलती तो वो फिर से नवाल के लिए खड़ा हो जाता और तुराब खान को एक बार फिर खामोश होना पड़ता। मगर अब किसी के भी पास फ़ोन मौजूद नहीं था तो राइद को पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बाकी जब वो आएगा और उसे ये बात पता चलेगी तब की तब ही देखने वाले थे सब। अभी तो वो अपने फैसले से मुतमईन होते हवेली से निकल गए थे। उनके बाहर निकलते ही नूर बेगम डाइनिंग रूम की जानिब भागी, जहाँ रोती हुई नवाल के गिर्द आयला और एमल खड़ी उसे तसल्ली दे रही थी। मामा, ये बाबा क्या कह गए हैं? मैं किसी और से निकाह नहीं कर सकती। माँ को देखते नवाल फौरन उठकर उनके गले लगी। नूर बेगम ने रोती हुई नवाल को कसकर अपने साथ लगाया। इन्हें उसका दर्द अपने दिल में उठता महसूस हो रहा था। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा, अल्लाह सब ठीक करेगा। नूर बेगम ने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। मामा, हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है जो हम राइद को बता सकें, इन्हें वापस बुला सकें।
आयना ने परेशानी से कहा, मगर वो कुछ न बोली। वो जानती थी अब कोई मुआवजा हो जाए तो ही कुछ हो सकता है, वरना जिस तरह से पूरी तैयारी से तुराब खान ने नवाल का निकाह करने का प्लान किया था, इससे इन्हें साफ पता चल रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। हवेली का माहौल एकदम ही अफसरदा हो गया था। कल जहाँ पे सब खुशी से शॉपिंग कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते फिर रहे थे, आज वहाँ उदासी छा गई थी। नवाल को उसके कमरे में छोड़ने के बाद एमल अपने कमरे की जानिब आई तो जजलान पहले से ही दरवाजे पे खड़ा था। वो जजलान को नजरअंदाज करती साइड से होके कमरे में जाने लगी। जब जजलान ने उसे मुखातिब किया, सुनो, ये नवाल क्यों रो रही थी? जजलान ने उसकी पुश्त को देखते पूछा तो एमल तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसकी जानिब पलटी। कमाल है, तुम जैसे बेहिस और खुदगर्ज इंसान को भी किसी के आंसू दिखते हैं। हैरत है मुझे, वो हैरत ज़्यादा मुंह बनाए बोली। एमल, मैं अब जब खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम क्यों ऐसी जली कटी बातें कर रही हो? वो अफसोस से बोला तो एमल धीरे से हंस दी। सीरियसली जजलान, तुम और बदल सकते हो, ये नामुमकिन सी बात है। इसलिए पागल उसे बनाना जो तुम्हें जानता ना हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारे ये जो दो चेहरे हैं ना, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ इन्हें। इसलिए प्लीज़ मेरे सामने ये अच्छा बनने का नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, एमल नागवारी से कहती वापस कमरे की जानिब पलटी। जब जजलान ने फिर पुकारा, मैं जानता हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया है जिसके बाद तुम्हें इतनी जल्दी मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। खैर मुझे ये बताओ, नवाल को क्या हुआ है? राइट? जजलान गहरी सांस भर के कहता, एक बार फिर नवाल का पूछने लगा। उसने जब नवाल को रोते देखा था, जब से ही उसका दिल कुछ बेचैन सा हो गया था। तुम भी तो अपने बाबा के जैसे हो, जान के भी क्या करोगे? और जिक्र भी फिर जाने की ख्वाहिश है तो अपने बाबा से पूछ लो जाके, क्योंकि एक वही है जिनकी वजह से नवाल की आंखों में बार बार आंसू आते हैं। एक तरफ उसका बाप है जो बार बार उसकी तकलीफ की वजह बनते हैं, और दूसरी तरफ उसका सगा भाई जिसे अपनी बहन से कुछ लेना देना है नहीं। उसकी बहन की ज़िंदगी में क्या हो रहा है उसे कुछ पता नहीं। एमल उसे तल्ख बातें सुनाती सर झटक कर कमरे में घुस गई। पीछे जजलान उसकी बातों पर एक बार फिर शर्मिंदा होके बाहर की जानिब कदम बढ़ा गया। एमल कमरे में आई तो उसे एकदम ख्याल आया कि वो जजलान से भी तो फ़ोन ले सकती थी। यकीनन तुराब खान ने उसका फ़ोन नहीं लिया होगा, मगर वो भी तो अपने बाबा के साथ था, वो कैसे फिर उसको राइट से बात करने दे देता? मगर वो उसे ये बताए बगैर भी तो फ़ोन ले सकती थी। और इसी सोच के साथ ही वो फ़ौरन बाहर की जानिब भागी। मगर जब तक जजलान जा चुका था, वो कहाँ गया था, कब वापस आएगा, ये कोई नहीं जानता था। एमल हवेली के मेन गेट तक दिखाई थी, मगर जजलान नहीं था, जिस पर वो उदास होती वापस अंदर आ गई थी। नए दिन का नया सूरज हमेशा की तरह अपनी पूरी शान के साथ तलू हुआ था, मगर खान हवेली पे अफसरदगी छाई हुई थी। जब हवेली की बेटी उदास थी तो पूरी हवेली ही उदास हो गई थी। तुराब खान को छोड़ के रात कोई भी सुकून से नहीं सोया था। नूर बेगम ने बहुत बार तुराब खान को समझाने की कोशिश की कि वो जो कर रही हैं वो गलत है, इस तरह उनका बेटा उनसे और दूर हो जाएगा, मगर वो तो जैसे अपनी बात पर वाजिद थे, कुछ सुना ही नहीं चाहते थे। तुराब खान अपने जिस दोस्त के बेटे से नवाल का निकाह करवा रहे थे उसके बारे में नूर बेगम अच्छे से जानती थी। वो लोग बहुत बड़े जिम्मेदार थे, उनके घर का भी यही हिसाब था जो तुराब खान ने अपने घर का किया हुआ था। वो लोग भी औरत जात को कुछ नहीं समझते थे, और लड़का तो हर बुरे काम में मुलव्वस था जिसका इन्हें गम ज़्यादा था। वो अपनी बेटी की किस्मत अपने जैसी बिल्कुल नहीं चाहती थी, मगर उसका बाप तो हमेशा की तरह बेहिस बना हुआ था, जिसे ना अपनी बेटी की खुशी की कभी परवाह थी, ना उसके आंसू नज़र आते थे। एमल ने भी पूरी रात जजलान का इंतज़ार किया। वो उससे फ़ोन लेकर राइट को मिलाना चाहती थी, मगर रात से सुबह हो गई और सुबह से अब दोपहर होने वाली थी, मगर जजलान का कुछ अता पता नहीं था। रात से आयला हर वक्त नवाल के साथ ही रही थी। पूरी रात रोती हुई नवाल को चुप करवाती रही, मगर नवाल के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। ये सोच के ही उसकी जान निकली जा रही थी कि उसका निकाह किसी और के साथ है, और एक बार अगर उसका निकाह हो गया तो वो फिर हमेशा के लिए हसाम को खो देगी।
اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں حسام کو یہاں آنے سے منع کیا۔ اگر وہ اسے منع نہ کرتی تو وہ ضرور دوبارہ اس سے ملنے آتا، جس سے ان کی مدد ہو جاتی۔ حسام کسی نہ کسی طرح اس نکاح کو روک دیتا، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اس ملازم کا بھی پتہ کیا جسے حسام نے یہاں بھیجا تھا، مگر وہ بھی کل ہی اپنے گاؤں گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سارے دروازے ایک ساتھ ہی بند ہو گئے ہیں، مگر آئلہ اسے بار بار امید دلا رہی تھی کہ چاہے سارے دروازے ہی کیوں نہ بند ہو جائیں، مگر اللہ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے جو بظاہر انسان کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی سبھی اس کے کمرے میں موجود تھے۔ نور بیگم تو اپنی بیٹی کی حالت دیکھتی پٹ سی گئی تھیں، لیکن پھر بھی وہ بہت ضبط سے کام لیتی اسے سنبھال رہی تھیں۔ ماما، مجھے نکاح نہیں کرنا، یہ پلیز آپ کچھ کریں، آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھاتی منت بھرے انداز میں بولی تو نور بیگم کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ ایک دن میں ہی ان کی بیٹی کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ نوال، میری بچی، صبر کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، صبر سے کام لو۔ نور بیگم اس کے پاس آتی، نرمی سے اس کا چہرہ صاف کرتی، اپنے ساتھ لگائیں، بولی۔ جب دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتے تراب خان اندر آئے۔ آدھے گھنٹے میں لڑکے والے اور نکاح خواہ آنے والے ہیں، اسے یہ جوڑا اور زیور پہنا کے تیار کر دو۔ دو بیگ صوفے پر رکھتے اسپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتے واپسی کے لیے مڑے۔ جب نوال تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھتی، ان کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ان کا ہاتھ تھام گئی۔ بابا پلیز میرا نکاح وہاں نہ کریں، جو آپ بولیں گے میں وہ کروں گی، مگر میرا نکاح کسی اور سے نہ کروائیں۔ اگر آپ کہیں گے تو حسام سے شادی کے بعد میں کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، مگر اتنا بڑا ظلم نہ کریں مجھ پہ۔ زاروں کی طرح روتی ان کا ہاتھ پکڑے نوال زمین پہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھی۔ اس کی حالت دیکھتے وہاں موجود سب کے ہی دل پھٹ رہے تھے، لیکن اگر کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ تھے تراب خان۔ بکواس بند کرو اپنی اور چپ چاپ تیار ہو جاؤ، اور ہاں، اگر تم نے لڑکے والوں کے سامنے یا مولوی صاحب کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا سزا تمہاری ماں کو بھگتنی پڑے گی۔ وہ درستگی سے اس کی دکھتی رگ دباتے بولے تو نوال کا دل بند ہوا۔ وہ جانتے تھے نوال اپنی ماں سے کتنا پیار کرتی ہے، اور آج انہوں نے اسی چیز کا فائدہ اٹھایا تھا۔ بابا پلیز، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ آگے کبھی مانگوں گی، چاہے آج آپ میری جان لے لیں، مگر ایسا نہ کریں۔ وہ رو رہی تھی، التجا کر رہی تھی، مگر وہ کہاں کچھ سن رہے تھے۔ تم اس دنیا میں آتی ہی نہیں، وہی اچھا تھا۔ اس دنیا میں آ کے تو تم نے میرے خاندان میں ناک کٹوا دی ہے، لیکن آج اگر تم نے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ کیا تو میں وہ کروں گا جو تم یاد رکھو گی۔ اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا اڈیلتے وہ شفافیت کی انتہا کرتے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھڑواتے کمرے سے نکل گئے، جبکہ نوال کا وجود ایک دم ساخت ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہہ کے گئے تھے کہ وہ دنیا میں آتی ہی نہیں، اس کے دنیا میں آنے سے اس کے باپ کی ناک کٹ گئی تھی۔ کیا اس کا وجود اتنا برا تھا؟ کیا اس کا وجود اتنا حقیر تھا کہ اس کے باپ کو خاندان میں شرمندگی اٹھانا پڑی تھی؟ اس کا پہلے سے ٹوٹا ہوا دل اور بری طرح سے کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس کا وجود ایک دم منجمد ہو گیا تھا، اس کے حواس ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ تراب خان کے لفظوں نے سب کا ہی دل چیر کے رکھ دیا تھا۔ روتی ہوئی آئلہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیاریاں روک نور بیگم کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا تراب خان پہ، جو اپنے گھر کی رحمت کو زحمت سمجھتے تھے۔ نوال، ایمل نے آگے بڑھ کر بھیگی آواز میں اسے پکارتے سہارا دے کے اٹھایا، جس پر وہ ہوش میں آتی ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتی ایمل کے گلے لگے بری طرح روتی۔ اس کے رونے پہ وہاں موجود ہر روتی ہوئی آنکھ اور تیزی سے برسنے لگی۔ ہر کوئی دل سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔